तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी आप लोगों के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि यूपीएसआई हुआ, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हुई, ठीक है, उसमें, और यूपी पीसीएस के भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ तक कि एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, ओके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हर एक क्वेश्चन को, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के एग्ज़ाम में, उसको आप लोग सही करके आओगे, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में इतना सारा कुछ बता दिया है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद लास्ट में वीडियो में मैंने ऐड किया है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह से रिलेटेड समथिंग 50 या 55 के समथिंग मैंने क्वेश्चन को ऐड किया है। अगर आप लोग वो सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह चैप्टर है वो कितना तैयार है, ठीक है। तो आप लोगों को एक अंदर से एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह जो है आप लोगों का क्लियर हो गया, ओके। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर होने वाला है, पूर्ण रूप से ये आप लोगों के दिमाग में फिट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को फिर से ये चैप्टर जो है ये दोबारा ना पढ़ना पड़े, ओके। आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा इसी वीडियो में, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर वर्ण रचना, ओके, वर्ण रचना। तो इसमें जो वर्णों की संख्या होती है, तो वो मूल संख्या जो होती है वो 44 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 44 होती है। अगर मैं कुल संख्या की बात करूं तो कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। तो वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? 44, और कुल संख्या होती है 52। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। उसके बाद से बात करें, अगर वर्णों को कितने आधार पे बांटा गया है, तो इसको मूलतः 3 आधार में बांटा गया है, ओके। पहला है आप लोगों का उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर इसको बांटा गया है। तो देख लेते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इसको जो बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण, ओके। अब स्वर वर्ण का जो मूल संख्या है वो कितना है, तो वो 11 होती है स्वर वर्ण, ठीक है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं, और व्यंजन वर्ण होते हैं 39। इसमें मूल होते हैं 33 और कुल होते हैं 39, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके। उसके बाद से अगर बात करें स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया, तो यहाँ पर मूलतः इसको 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग 4 भागों में, इस दीर्घ स्वर को तोड़ के इसको 4 भागों में हमने कर दिया है, ठीक है। इसका लेकिन मूल जो रूप है वो 2 ही है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर है, ठीक है, ये मूलतः 4 प्रकार के होते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। जिसमें आप लोगों का क्या क्या आता है, तो छोटा आ आता है, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है। ये सारे जो हैं आप लोगों के, ये, ठीक है, अ, ई, ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ओके। तो ये ह्रस्व स्वर हो गया। इसको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर इसी को बोलते हैं, ओके। उसके बाद से अगर मैं बात करूं यहाँ पर दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मूलतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल 7 होते हैं, ठीक है। कुल 7 मतलब कि ये तीनों मिला के 7 होते हैं। दीर्घ, संयुक्त, प्लुत, ठीक है। दीर्घ, संयुक्त, प्लुत। यहाँ पर प्लुत को अगर ना लीजिए, तो यहाँ संयुक्त को लेके यहाँ पर 7 होते हैं, ठीक है। मूलतः 3 होते हैं। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर जो होते हैं वो मूल 3 होते हैं इसके प्रकार, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ स्वर जो होते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसको बोलने में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा, ठीक है। अगर आप लोग बोल के इसको चेक करना चाहो तो बोल सकते हो, जैसे कि अ बोलिए, अ,
ठीक है, तो इसमें बहुत कम समय लग रहा है। अगर आप लोग वहीं पे आ बोलिए आ, ठीक है, तो इसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओके, तो इसीलिए इसको दीर्घ स्वर बोला गया है। तो इसका जो टाइप है वो मूलतः 3 है। ठीक है, ये बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है और बड़ा ऊ होता है। ओके, उसके बाद से अगर कुल की बात करें तो 7 होता है, तो जिसमें संयुक्त स्वर भी आता है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर के बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोगों का आता है ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। ओके, तो ये 4 प्रकार के होते हैं जो संयुक्त स्वर होते हैं। ओके, उसके बाद से बात करें यहाँ पर चौथे प्रकार की, तो चौथा है आप लोगों का प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर ये आप लोगों का एक ही होता है जिसको ओम कहते हैं। ठीक है, ओम। ओके, ये प्लुत स्वर होता है। ओके, उसके बाद से अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, उसको देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट है, इसको देख लेता हूँ। यहाँ पर अंग दिया है, ऊपर एक बिंदी है, उसके बाद से अह दिया है। ठीक है, अह अंग जो होता है इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अह को हम लोग बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 बिंदी लगा है, तो इसको विसर्ग बोलते हैं अह को, और इसको अनुस्वार बोलते हैं। ओके, उसके बाद से अगर इन दोनों की बात करें अंग और अह को, तो दोनों को मिला के अयोग्य वाह या नपुंसक वर्ड बोलते हैं। ठीक है, अयोग्य वाह या नपुंसक वर्ड इसको बोलते हैं, अंग और अह को। ओके, उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर केवल अ की, तो केवल अ को शहीद वर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि अधिकांश वर्ड में इसका यूज होता है, जैसे क, ख, ग, घ। ठीक है, ये सब जब आप लोग बोल रहे हो तो लास्ट में अ भी आ रहा है, जैसे क बोलिए क, लास्ट में अ आ रहा है ना, ख बोलिए ख, लास्ट में अ आ रहा है, तो सब में ये लगा रहता है, ये जो अ है ये सब में लगा रहता है। ओके, तो इसलिए इसको शहीद वर्ड भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद से बात करें यहाँ पर व्यंजन वर्ड की। चलिए व्यंजन वर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ड जो है ये 39 होते हैं। ठीक है, मूलतः ये 33 होते हैं और कुल इनकी संख्या होती है 39। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको बांटा गया है स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व या द्विगुण व्यंजन या वैदिक, यहाँ पर वैदिक व्यंजन। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो इसको देख लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन, ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 33। ओके, तो 33 में भी कौन कौन से आते हैं, तो 33 में आप लोगों का ये रहा। ठीक है, ये रहा। यहाँ पर वर्गीय आता है, वर्गीय में 25 होते हैं। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो होते हैं जो वर्ड वो आप लोगों के वर्गीय व्यंजन में आते हैं, जो कि दोस्तों स्पर्शीय व्यंजन का एक टाइप है। ओके, जिसकी संख्या 25 है, क से लेकर म तक। उसके बाद से सेकंड अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि य, र, ल, व। ये सारे जो हैं आप लोगों के अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्पर्श व्यंजन का ही एक टाइप है। ओके, उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर ऊष्म व्यंजन की, ठीक है, ऊष्म व्यंजन की, तो ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा और ह। ठीक है, ये सारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, जो कि आप लोगों का यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का ही एक टाइप है। तो स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के हो गए, तो यहाँ पर मूलतः 3 प्रकार के हो गए, वर्गीय, अंतस्थ, ऊष्म। ठीक है, तो क से लेकर म तक ये वर्गीय हो गए, क से लेकर म तक ये वर्गीय हो गया, अंतस्थ य, र, ल, व हो गया, ऊष्म जो है वो स, ख, स, ह हो गया। ओके, उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं, तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जो कि आता है आप लोगों का छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये सारे आप लोगों के संयुक्त व्यंजन हो गए, जो कि दोस्तों 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ओके, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोगों को मैं ये पढ़ा दूं, उसके बाद से मैं बताऊंगा ये 2 वर्ड किन किन 2 वर्णों से मिलकर ये क, छ ये सारे मिलकर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन की बात करें अगर, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं, जिसको मैंने बताया आप लोगों को यहाँ नीचे। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ओके, उसके बाद से हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, संयुक्त व्यंजन पढ़ लिया। उसके बाद से द्वित्व या द्विगुण व्यंजन क्या होता है, तो ये मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, ड और ढ। ड और ढ ये इनको द्वित्व या द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद से लास्ट हम बात कर लेते हैं वैदिक। वैदिक क्या होता है, तो ये एक केवल इसका एक ही टाइप है। ठीक है, ये आप लोगों का
ये कहीं हिंदी में रामायण पढ़ते हुए या कहीं किसी चीज़ में आप लोगों को ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको वेद को पढ़ते वक्त वेदों में भी इसका कहीं ना कहीं इसको लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको वैदिक बोलते हैं। ये इसका एक ही टाइप होता है। ठीक है, आप लोगों का इस तरीके से बना रहता है। ठीक है, इस तरीके से बना रहता है। ओके, उसके बाद से हमने पढ़ा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में वर्गीय आता है क से म। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और द्वित 4 होते हैं। यर अलावा संयुक्त व्यंजन होते हैं आप लोगों के यहाँ पर छत्र ज्ञासरा। उसके बाद से द्वित्व या द्विगु ड ढ वैदिक ओम होता है। ओके, उसके बाद से हमने पढ़ा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वर्गीय अंतस्थ उसमें। ओके, उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ नोट्स। ओके, तो यहाँ पर नोट्स है जिसमें फ़ारसी भाषा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, फ़ारसी भाषा कौन कौन से होते हैं, जैसे क लिखा है उसके नीचे हलंत दिया है। ठीक है, क लिख के उसके नीचे अगर हलंत लगा है तो ये फ़ारसी भाषा हो गया। ओके, ख लिख के उसके नीचे हलंत तो ये भी फ़ारसी भाषा का हो गया। ठीक, उसके बाद से ग के नीचे हलंत नहीं, एक बिंदी है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का फ़ारसी भाषा हो गया। ज के नीचे बिंदी तो ये भी फ़ारसी, फ के नीचे बिंदी तो ये भी फ़ारसी हो गया। तो ये सारे फ़ारसी क से लेकर फ तक। ओके, उसके बाद से अगर तुर्की की बात करें, तुर्की भाषा क्या होता है, तो ड ढ, ये ड ढ जो है ये तुर्की भाषा कहलाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन या निर्गत व्यंजन, निर्मित व्यंजन। ठीक है, निर्मित व्यंजन, आगत व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन भी इन सबको बोलते हैं, ड ढ को। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग डिटेल से पढ़ें स्पर्श व्यंजन, जहाँ हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर देख लीजिए जो व्यंजन वर्ड के प्रकार थे 39, इसमें स्पर्श व्यंजन टोटल 33 थे। अब हम लोग एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों का स्पर्श व्यंजन ये मूलतः 16 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूलतः 16 होते हैं, कुल 25 होता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मूलतः 16 होते हैं और कुल 25 होते हैं। अब 16 कैसे होंगे, हमने तो 25 पढ़ा था। तो क से लेकर माँ तक, यहाँ से लेकर ये क से लेकर ये माँ तक। ठीक है, अगर आप लोग काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, तो टोटल 25 हैं। अब हम बात करते हैं मूलतः 16 यहाँ क्यों लिखा है, तो ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का, ये वाला अगर हम लोग ये नीचे वाला छोड़ दें प फ ब भ म, और ये ऊपर वाला छोड़ दें या ये अंगा से लेकर माँ तक। ठीक है, तो जो बच्चा है आप लोगों का, ये वाला जो बच्चा है, एक मिनट, ये वाला जो बच्चा है आप लोगों का, ठीक है, क से लेकर यहाँ पर ध तक, ये आप लोगों के मूल व्यंजन हो गए, मूल स्पर्श व्यंजन। क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध। ठीक है, ये सारे मूल स्पर्श व्यंजन हो गए जिनकी संख्या 16 होती है। अगर कुल की बात करें तो कुल आप लोगों का होता है, यहाँ पर कुल जो होता है वो होता है आप लोगों का 25, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक 25 होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कई चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया क से लेकर आप लोगों का यहाँ पर ध तक, क से लेकर ध तक जो है आप लोगों का मूल स्पर्श व्यंजन होता है। अगर बात करें यहाँ पर अंगा से लेकर माँ तक, इनको बोलते हैं दोस्तों नासिक्य वर्ण। क्या बोलते हैं, नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण बोलते हैं, क्योंकि इनको बोलते वक्त जो उच्चारण हम लोग करते हैं वो नाक से उच्चारण करते हैं। जैसे कि आप लोग अगर बोलिए अंगा, इया, ड़, न, म, तो ठीक है, तो जब आप लोग बोल रहे होगे अंगा, ठीक है, तो ये नाक से उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों कुछ नोट्स की, ठीक है, तो यहाँ नोट्स कुछ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया है दोस्तों, इन 25 वर्णों को एक शब्द में उदित कहते हैं, उदित कहते हैं। 25 वर्णों मतलब इन सभी को मिला के हम लोग एक साथ इसको उदित भी कह सकते हैं। और यहाँ पर य और व जो है इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, य और व को अर्धस्वर भी कहते हैं। ओके, तो ये बातें हम लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर ये जो क ख ग घ अंगा है, ये जो क वर्ग वाले जितने भी हैं क ख ग घ अंगा, इनको हम लोग कंठ वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, कंठ वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो वर्ण हैं आप लोगों को जब बोलेंगे तो कंठ से इनका उच्चारण होता है। जैसे क,
ख, ग, घ। आप लोग बोल के देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है। तो कंठ मतलब गले से हो रहा है। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर दूसरे वर्ग की, च वर्ग की, तो च से लेकर इया तक, ठीक है, ये सारे आप लोगों के तालु वर्ण हैं। ठीक है, जो आप लोगों का मुंह का छत का पिछला भाग है उसको तालु बोलते हैं। ठीक है, जब आप लोग च, छ, ज, झ बोल रहे होंगे तो आपका जीभ जो है ऊपर वाली छत पे टच हो रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको तालु वर्ण भी बोलते हैं। तो च, छ, ज, झ बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, जो आप लोगों का जीभ है वो ऊपर वाली छत के पिछले भाग पे टच हो रहा है, तो इसलिए इसको तालु वर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद से अगर बात करें हम लोग यहाँ पर ट वर्ग की, जो जितने भी है ट से लेकर अणा तक, इसको मूर्धा वर्ण भी बोलते हैं। ट, ठ, ड। तो जीभ का जो टिप पॉइंट है ना, वो छत के अगले भाग पे टच हो रहा है। ठीक है, छत के अगले भाग पे टच हो रहा है, इसलिए इसको मूर्धा वर्ण भी बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ठीक है, उसके बाद से अगर बात करें नेक्स्ट वर्ग की, तो नेक्स्ट वर्ग आप लोगों का यहाँ पर त वर्ग है। ठीक है, त वर्ग वाले वर्ण को हम लोग दंत वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग त, थ, द, ध बोल रहे होगे तो आपका जीभ जो है आप लोगों के दांत से टच हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल के चेक कर सकते हो, जैसे कि त, थ, द, ध। ठीक है, न। तो जब भी बोल रहे होगे तो आप लोगों का जो दांत है वो, जीभ है वो दांत से टच हो रहा होगा, इसलिए इसको दंत वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट प वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं इनको ओष्ठ वर्ण बोलते हैं, क्योंकि प, फ, ब, भ, म को बोलते समय जो भी उच्चारण हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग होंठ को बगैर टच किए इसको बोल नहीं सकते। ठीक है, अगर आप लोग नहीं विश्वास कर रहे होगे तो आप लोग इसको बोल के चेक कर सकते हो, जैसे प, फ, ब, भ, म। ठीक है, जब भी आप लोग प वर्ग वाले जितने भी वर्ण हैं इसका उच्चारण कर रहे हो तो होठ जो है आप लोगों का आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ण भी बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर नेक्स्ट है ये कंठ या तालव्य हमने पढ़ा। कंठ कौन कौन से? क वर्ग वाले, तालव्य च वर्ग वाले, मूर्धन्य ट वर्ग वाले, और दंत्य त वर्ग वाले, और ओष्ठ प वर्ग वाले, ये सारे हो गए। अगर यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन की बात करें, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो अंतस्थ आप लोगों का य होता है, र होता है, ल होता है, व होता है। ठीक है, ये सारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर बात करें ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जिसको मैंने पहले बताया आप लोगों को, बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा और ह, ये सारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर जो एक मिनट कलर में चेंज कर ले रहा हूँ। अगर हम बात करें य और स जो हैं, य और स, ओके, तो इन दोनों को हम लोग तालु वर्ण भी बोलते हैं। य और स, इनको तालु वर्ण भी बोलते हैं। और हमने पहले भी देखा था यहाँ पर जो तालव्य है, च, छ, ज, झ, ठीक है, तो उसी के समान इसको भी, य और स को भी हम लोग तालु वर्ण बोलते हैं। अगर बात करें यहाँ पर र और ये खटकोड़ वाला सा, इसको मूर्धा वर्ण भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद से ल और स की बात करें तो यहाँ पर दंत या वत्सर्य इसको वर्ण बोलते हैं, ल स। ठीक है, तो पहले तालु आता है, फिर मूर्धा, फिर दंत्य। ठीक है, तो य स को हम लोग तालु बोल दिए। उसके बाद से र और खटकोड़ वाले स को हम लोग मूर्धा बोलते हैं, और ल और स को दंत या वत्सर्य वर्ण बोलते हैं। अगर बात करें व और ह की, तो व को हम लोग बोलते हैं, व को दंतोष्ठ, मतलब कि यहाँ पर दांत और निचला होंठ दोनों टच होके तब व का हम लोग उच्चारण करते हैं, जैसे व। ठीक है, वह जब आप लोग बोलोगे तो आप लोगों का दांत और निचला होंठ ये टच होगा, तभी आप लोग व का उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए व को हम लोग दंतोष्ठ वर्ण भी बोलते हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पर ह की, तो ह को हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण। जब भी आप लोग ह का उच्चारण कर रहे होगे बोल के, तो कंठ से इसका उच्चारण हो रहा होगा। ठीक है, ह आप लोग बोल के चेक करिए, जैसे कि ह। ठीक है, तो ये कंठ से यहाँ पर आवाज़ आ रही है। इसको स्वर यंत्रमुखी वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्वर यंत्रीय वर्ण भी बोलते हैं, ह को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, जो हमने बोला था आप लोगों को, छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये किन किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है? जो छ जो है वो क और स से मिलकर बना होता है, क और खटकोड़ वाले स से मिलकर बना होता है। क कौन सा? जिसके नीचे हलंत लगा है। ठीक है, क और खटकोड़ वाले स से, और त नीचे हलंत प्लस र से क्या मिलकर बना है? त्र। ठीक है,
उसके बाद से अगर ज यहाँ पर अज्ञा की बात करें तो ये ज हलंत नीचे लगा है और ईया से मिलकर बना है। और अगर स्र की बात करें तो ये बड़ा सा नीचे हलंत प्लस र से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग माइंड में रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद से अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर उच्छिप्त वर्ड क्या होते हैं, तो उच्छिप्त वर्ड जो होते हैं वो ड और ढ को बोलते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आता है। ठीक है, अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो ड ढ बोल के, जैसे कि ड ढ, यहाँ पर आप लोगों का जो जीभ है वो झटके से ऊपर टच होके, ऊपर वाली छत पर जो तालू है उसके ऊपर टच होके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको उच्छिप्त वर्ड भी बोलते हैं ड ढ को। ओके, उसके बाद से यहाँ पर जो सेकंड टाइप है, सेकंड आधार है, जैसे कि पहले मैंने हम लोगों ने क्या पढ़ा, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान पर के आधार पर हम लोगों ने ये सारे पढ़े। ठीक है, स्वर वर्ड 11 होते हैं, व्यंजन वर्ड 39 होते हैं। ठीक है, तो स्वर वर्ड कितने होते हैं तो हमने पढ़ा ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत, और व्यंजन वर्ड कितने होते हैं, स्पर्श संयुक्त द्वित्व और ये वैदिक। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ा। उसके बाद से यहाँ पर जो सेकंड आधार है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड जो आधार है वो है वायु संवेग के आधार पर। ठीक है, वायु संवेग के आधार पर इसको बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, वायु संवेग के आधार पर वर्डों का जो है विभाजन किया गया है। तो इसके मूलतः दो भेद हैं, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो जो भी आप लोगों का वर्ग है, जो व्यंजन वर्ड हैं, ठीक है, उसमें जो आप लोगों का वर्ग है उसमें 1 3 5 वाले जो क्रम होते हैं, 1 3 5 वाले क्रम, ठीक है, उसको और उसको जो है अल्प प्राण बोलते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन य र ल व भी शामिल है, य र ल व भी शामिल है अल्प प्राण में। अब मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ 1 3 5 होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वर्ग, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो वर्ग है, जैसे कि मैं कोई भी वर्ग ले रहा हूँ, जैसे कि क वर्ग, ठीक है, क वर्ग वाला ले रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1, 1 मिनट, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, 1 3 5 वाले अल्प प्राण होते हैं। तो 1 3 5 मतलब कि 1 वाला ये क, और 3 वाला ये ग, और 4 वाला 5 वाला ये अंगा। ठीक है, क ग और अंगा, ये सारे अल्प प्राण हो गए। इसी तरह च वर्ग में भी ये 1 3 5 च, और ये ज और इया, ये अल्प प्राण हो गए। इसी तरह ट वर्ग वाला ट ड और अड़ा, ये अल्प प्राण हो गया। ठीक है, इसी तरह त द न, ये भी अल्प प्राण, प ब और म, ये भी अल्प प्राण हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों का जो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व, ये भी अल्प प्राण में ही आएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद से जो नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट भेद जो है वो है आप लोगों का महाप्राण, जिसमें जो 2 4 वाले क्रम आते हैं, और सभी ऊष्ण व्यंजन वाले, जैसे बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, और छोटा सा और ह आता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो 2 4 आता है, तो यहाँ पर ये वाला 2 हो गया और ये वाला 4 हो गया, मतलब कि ये वाले सारे ये महाप्राण में आएंगे। ठीक है, ये महाप्राण में आएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर जो ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, ये भी आप लोगों का महाप्राण में आएगा। ओके, जैसे कि ये बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा, और हाँ ये भी महाप्राण में आएगा। ओके, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तारत्व के आधार पर। जो नेक्स्ट आप लोगों का आधार है वो तारत्व के आधार पर है, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। तो तारत्व के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया, तो इसको 2 भेद इसका भी है। ठीक है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण किसको बोलते हैं और अघोष वर्ण किसको बोलते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो घोष वर्ण उनको बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था अल्प प्राण में 1 3 5 था, ठीक है, एक एक का गैप करके, लेकिन यहाँ पर 3 4 5 वाले जो क्रम होते हैं उसको घोष या सघोष वर्ण बोलते हैं। इसके साथ साथ जो प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जैसे कि य र ल व, और उसके साथ जो ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें ह आता है, जिसमें ह आता है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का सघोष वर्ण में आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये आप लोगों का क्रम है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का क्या था, लास्ट का 3 4 5, ये आप लोगों का घोष वर्ण में आता है, सघोष वर्ण में, मतलब कि ये सारे जितने भी हैं ये 3 4 5 वाले क्रम हैं। ठीक है, तो ये सारे आप लोगों के घोष वर्ण में आ जाएंगे, घोष वर्ण में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों का
मैंने यहाँ क्या पढ़ा, 3 4 5, और प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन मतलब इसके साथ साथ आप लोगों के य र ल व भी आ जाएंगे, और इसके साथ साथ उसमें या संघर्षी व्यंजन में से ह भी आप लोगों का शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप लोगों के सघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद से अगर बात करें यहाँ पर अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण किसको बोलते हैं, तो अघोष वर्ण में आप लोगों के 1 2 वाले क्रम आ जाते हैं, और उष्ण व्यंजन ह को छोड़कर बाकी सारे ये अघोष वर्ण में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये वाला जो 1 2 वाला क्रम है, 1 2 वाला क्रम क ख छ छ ट ठ त थ और प फ, ये सारे आप लोगों के अघोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ह को अगर छोड़ दें, इसको निकाल दें, तो ये वाला क्रम बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा और छोटा सा, ये भी आप लोगों का इसमें शामिल हो जाएगा अघोष वर्ण में। और हमने क्या देखा था यहाँ पर, जो आप लोगों का ये वाला है, 1 मिनट, ये वाला ये सघोष वर्ण में आता है, ये सघोष वर्ण और ये अघोष वर्ण में आता है। ठीक है, सघोष वर्ण में इस ह को भी शामिल कर लेते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के साथ, लेकिन अघोष में ह को छोड़ के बाकी सारे जो उष्ण व्यंजन होते हैं, बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा और छोटा सा, ये सारे आप लोगों के अघोष वर्ण में आ जाते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कुछ नोट्स यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ है, जैसे कि काकल्य वर्ण, काकल्य वर्ण किसको बोलते हैं, हाँ को बोलते हैं। वत्स्य वर्ण किसको बोलते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ज ल र स, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जलरस, जलरस। ठीक है, इसको वत्स्य वर्ण भी बोलते हैं। उसके बाद से स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, तो ये 4 होते हैं, च छ ज झ, च छ ज झ, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। उसके बाद से संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं, तो ये मूलतः 3 होते हैं, ये बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा और छोटा सा, ये संघर्षी वर्ण होते हैं। उसके बाद से विवृत वर्ण किसको बोलते हैं, तो जो बड़ा आ होता है इसको विवृत वर्ण बोलते हैं। उसके बाद से अर्धविवृत की बात करें तो अर्धविवृत वर्ण बोलते हैं ऐ औ आ को, ऐ औ आ को। उसके बाद से समृत वर्ण किसको बोलते हैं, तो छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसको समृत वर्ण बोलते हैं। और अर्ध समृत वर्ण किसको बोलते हैं, तो ए और ओ को। ठीक है, ए और ओ को अर्ध समृत वर्ण बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, वर्ण रचना के बारे में। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है इसको देख लेते हैं। बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। ठीक है, तो विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। तो श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। ठीक है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे हमको मतलब नहीं है, बस विराम चिन्ह क्या होते हैं उसको देखना है, कौन कौन से विराम चिन्ह और उनके क्या क्या साइन होते हैं उसको देखना है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर विराम चिन्हों के भेद दिए हैं। ठीक है, तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को 20 बताया है। ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 20 प्रकार का बताया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद से एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो अल्प विराम है ये है, अल्प विराम आप लोगों का इस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि इस तरीके से होता है, ये अल्प विराम होता है। अर्ध विराम क्या होता है, इसके ऊपर बिंदी लगा दिया जाता है, उसी को अर्ध विराम बोलते हैं। उसके बाद से पूर्ण विराम क्या होता है, खड़ी पाई, लास्ट में जहाँ भी वाक्य पूरा होता है वहाँ पर खड़ी पाई लगा देते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर प्रश्न चिन्ह, ये प्रश्न चिन्ह का साइन है, ये प्रश्न चिन्ह का साइन है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये प्रश्न चिन्ह का साइन है। जैसे कि कहीं पर प्रश्न का भाव, प्रश्न पूछने का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से आश्चर्य चिन्ह, ये आश्चर्य चिन्ह है। अगर कोई बात ऐसी हो जिसको सुनने में आश्चर्य प्रतीत हो, ठीक है, तो यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तो ये आप लोगों का आश्चर्य चिन्ह है। ओके, उसके बाद से बात करें निर्देशक चिन्ह डैश, तो ये डैश चिन्ह है जिसको संयोजक चिन्ह या समासिक चिन्ह भी बोलते हैं। उसके बाद से कोष्टक में आप लोगों का ये छोटा कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक और ये मझला कोष्टक आता है। ठीक है, छोटा कोष्टक,
ये बड़ा कोष्ठक और मझला कोष्ठक, ठीक है, ये सारे आते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह में एक तो इस तरीके से कामा होता है और दूसरा इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये अवतरण या उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का नेक्स्ट है ये उपविराम, अपूर्ण विराम। तो अपूर्ण विराम में 2 बिंदी होता है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद से विवरण चिन्ह क्या होता है? तो विवरण चिन्ह में इस तरीके से विवरण चिन्ह इसको बोलते हैं। उसके बाद से पुनरुक्ति सूचक, तो यहाँ पर डबल कामा एक जगह, डबल कामा एक जगह, इसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह, अब बात करें लाघव चिन्ह क्या होता है? तो ये लाघव चिन्ह होता है, ठीक है। अक्सर आप लोग यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ नहीं है, ठीक है। वैसे कहीं जहाँ पर समाप्ति वाली चिन्ह होती है, ठीक है, जहाँ पर कोई चीज़ समाप्त हो रहा हो तो वहाँ पर लाघव चिन्ह लगता है। उसके बाद से यहाँ पर लोप चिन्ह क्या होता है? तो ये सारे लोप चिन्ह हैं। उसके बाद से ये पाद चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद से दीर्घ उच्चारण चिन्ह आप लोगों का इस तरीके से होता है। उसके बाद से पाद बिंदु यहाँ पर आप लोगों का इस तरीके से होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें हंस पद की, तो हंस पद आप लोगों का इस टाइप का होता है। जैसे कहीं पे अगर त्रुटि हो जा रही है किसी वाक्य में, तो वहाँ पर इस तरीके से हंस पद लगा के उसको ऊपर जो त्रुटि है उसको सही करके वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। इसी को बोलते हैं हंस पद, ठीक है। उसके बाद से आता है टीका सूचक। टीका सूचक में ये सारे आप लोगों के आते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख लेता हूँ जो बच्चा है, तुल्यता सूचक, मतलब कि किसी से अगर तुलना की जा रही है तो इसको तुल्यता सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद से समाप्ति सूचक, यहाँ पर ये समाप्ति सूचक वाला चिन्ह है, ठीक है। ये सारे तो यहाँ पर हमने देखा 20 टाइप के जो भी आप लोगों के विराम चिन्हों के भेद हैं, 20 टाइप के हमने देख लिया। उसके बाद से यहाँ पर कुछ परीक्षा उपयोगी जो चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है विराम का अर्थ होता है ठहराव। उसके बाद से सेकंड है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? तो 20 इन्होंने बताई थी, तो ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद से अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है? तो इस टाइप का। अर्ध विराम का चिन्ह इस टाइप का। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम भी इसको बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर दिया है राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर कहाँ जा रहा है मतलब प्रश्न का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद से यहाँ दिया है पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वाक्य के अंत में। उसके बाद उपविराम चिन्ह है, ये उपविराम चिन्ह है। उसके बाद नेक्स्ट है किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो अल्प विराम का। उसके बाद से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन का ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो वहाँ पर उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है, मतलब संक्षिप्त रूप अगर किसी का दिखाना है तो ये वाला लाघव चिन्ह लगता है। उसके बाद से यहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर तुल्यता सूचक का उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्ववाद की पुनरुक्ति करनी हो तो लोप निर्देश चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने वर्ण रचना और यहाँ पर विराम चिन्हों को हमने बहुत ही बारीकी से पढ़ा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे अपना लेवल कि कितना हम लोगों का क्लियर हुआ इस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन सारे। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर दिया है हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तो हमने आप लोगों को बताया था बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा और ह, इन सारे वर्णों को उसमें व्यंजन या संघर्षी वर्ण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में आप लोग चेक कर लीजिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यहाँ पर खटकोड़, यहाँ पर बड़ा सा है, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा ह, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक मिनट कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। हाँ, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसको क्या बोलते हैं उन वर्णों को? तो उस वर्ण को बोलते हैं दोस्तों अघोष वर्ण, ठीक है। अघोष वर्ण जिनके उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया तो उसको अघोष वर्ण बोलते हैं। अब हमने बताया था अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? तो सघोष में हमने बताया था 3, 4, 5 वाले क्रम आते हैं, ठीक है। और अघोष में आप लोगों का आता है 1 और 2 वाले क्रम, ठीक है।
ये अघोष वर्ण में आते हैं। जैसे कि क वाले वर्ग में अगर देखा जाए तो क और ख ये अघोष वर्ण में आते हैं। और अघोष वर्ण में क्या आते हैं, जैसे कि जो सारे आप लोगों के ऊष्म संघर्षी वर्ण हैं, जैसे कि ये बड़ा सा, खटकोड़ वाला सा, छोटा सा, ठीक है, ये सारे भी अघोष वर्ण में आते हैं, ह को छोड़ के, ठीक है, ह को छोड़ के, यहाँ पर ह को छोड़ के बाकी सारे, ये जो बड़ा सा है, छोटा सा है और खटकोड़ वाला सा है, इसके साथ साथ यहाँ पर 1 और 2 वाले क्रम भी ये अघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है तो उसको अघोष वर्ण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट है य र ल व, ये व्यंजनों को कहते हैं। तो य र ल व को बोलते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि है, तो ल, र, स, फ, ठीक है। यहाँ पर जब आप लोग फ बोल रहे होगे तो आप लोगों का जो होठ है वो टच हो रहा होगा दोनों, ठीक है, तो यही आप लोगों का ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट है वावेल को हिंदी में कहते हैं, तो वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वावेल स्वर को बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या बोलते हैं, तो यहाँ अनुस्वार दिया है, अयोगवा, अंतस्थ या अकरांत। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकरांत, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसको अकरांत वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कौन स्वर नहीं है, तो कौन सा स्वर नहीं है, तो अ तो स्वर है, ओ भी स्वर है, ए भी स्वर है, बाकी ये ब जो है ये व्यंजन है, ठीक है, इसलिए ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो घोष वर्ण में हमने बोला था जो लास्ट के 3, 4, 5 वाले क्रम वाले जो भी आप लोगों के वर्ण होते हैं वो घोष वर्ण में आते हैं। इसके साथ साथ जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व, इसके साथ साथ ऊष्म संघर्षी व्यंजन में जो ह है, ठीक है, ये भी आप लोगों का घोष वर्ण में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, प ये तो अघोष हो जाएगा, फिर ट ये भी अघोष, त, थ, द ये वाला जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्रम है त, थ, द मतलब तीसरे पर आ रहा है, ठीक है, त वर्ग में ये तीसरे क्रम में आ रहा है द, तो ये घोष वर्ण हो जाएगा। उसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है आप लोगों का भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं वर्ड या अक्षर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है वर्णमाला किसे कहते हैं, तो शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्ण समूह को, या शब्द गणना को, या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जो कंठ से निकलता हो। जैसे कि मैंने बताया था क वर्ग वाले जितने भी हैं वो कंठ वर्ण होते हैं, कंठ ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क ख दिया है तो यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं उसको बताना है, ओके। तो मूर्धन्य व्यंजन हमने क्या बताया था, यहाँ पर पहले ग घ है, ग घ ये तो आप लोगों के कंठ वर्ण हो जाएंगे, ज झ, ठीक है, ज झ ये आप लोगों के ज झ ये तालु हो जाएंगे। उसके बाद से ड ढ ये मूर्धन्य होगा, क्योंकि यहाँ पर ड ढ जब आप लोग बोल रहे हो तो यहाँ पर आप लोगों का जो जीभ का टिप पॉइंट है वो छत जो तालु है, जो छत है मुंह का उसके ऊपर के अगले हिस्से पे टच हो रहा है, ठीक है। तो ड ढ ये आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन हो जाएगा, ओके। हमने बताया था तालु में क्या होता है, यहाँ पर जो मुंह का छत का पिछला भाग है वहाँ पर जीभ टच होता है, बट यहाँ पर जो मूर्धन्य होता है यहाँ पर जीभ का जो टिप भाग है, टिप पोर्शन है, वो हमारे मुंह के छत के अगले हिस्से पर टच होता है। तो यहाँ पर ड ढ आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण में मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों का, एक बताया था महाप्राण, उसके बाद से एक बताया था अल्प प्राण, ठीक है।
तो अल्प प्राण में क्या था, अल्प प्राण में आप लोगों का था ये महाप्राण में था आप लोगों का 1 3 5, 1 3 5 क्रम वाले आप लोगों के महाप्राण में आते हैं, और अल्प प्राण में आप लोगों का 2 4 क्रम वाला अल्प प्राण में आता है। तो यहाँ पर अल्प प्राण दिया है तो 2 4 वाले जो यहाँ पर क्रम है वो कौन कौन सा हो जाएगा, त थ फिर द ध। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका जो क्रम है वो 2 4 वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसका ये जो है ये अल्प प्राण में आएगा, बाकी अ क ग प फ ब, ठीक है, ये नहीं है। ओके, तो आप लोगों का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया। ठीक है, ये त थ, ये थ द नहीं होगा, मैंने बताया था थोड़ा मिस्टेक हो गया। जैसे कि मैंने बताया था महाप्राण। ठीक है, महाप्राण में क्या होता है, जैसे कि ये क ग है, क और ग, क ख, सॉरी यहाँ पर जो आप लोगों का क ग है, क ख ग, जो महाप्राण होता है, जो महाप्राण होता है वो 2 4 वाला क्रम होता है। 2 4 वाला क्रम जो है वो महाप्राण होता है, और बाकी 1 3 और 5 ये जो क्रम है ये अल्प प्राण का होता है। ठीक है, तो 1 3 5 वाले क्रम में कौन आ रहा है, क और ग आ रहा है ना, तो क पहले क्रम में और ख ग आप लोगों का तीसरे क्रम में। ठीक है, ये आ रहा है क ग, तो ये आप लोगों का अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पर दिया है क ग, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए औ और बड़ा सा छोटा सा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो है क और ग। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का ये, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो घोष वर्ण में मैंने क्या बताया था, सघोष वर्ण में कि जो लास्ट के 3 4 5 वाले क्रम होते हैं वो घोष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, क ख ये तो नहीं है, च पहले ही आ जा रहा है, प फ ब भ म, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 4 5 वाले क्रम में लास्ट में 5 वाले क्रम में आ रहा है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर दिया है उ ख र य, तो यहाँ पर उ जो है ये वर्ण व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है, मतलब कि ओष्ठ नहीं है, बाकी 3 जो है वो ओष्ठ होंगे, एक केवल नहीं होगा, तो उसको ढूंढना है। तो ये तो ओष्ठ है, ब भी ओष्ठ है, म भी ओष्ठ है, त नहीं ओष्ठ है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसको मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताइएगा हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। मैंने पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया था कि कितनी मानी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो हमने बताया था जो लास्ट वाला क्रम है, जैसे कि क का लास्ट में इया आता है। ठीक है, उसके बाद से च में आप लोग का क ख ग घ अंगा, क वाले वर्ग में अंगा आता है, च वर्ग वाले में इया आता है। जो लास्ट में आता है वही आप लोगों का नासिक के वर्ड होता है। ठीक है, नासिक व्यंजन, तो इया जो है ये नासिक के व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पर ए वर्ड क्या कहलाते हैं। तो ए जो वर्ड हैं ये आप लोगों का क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा कंठ तालव्य। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का ये रहा, यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर रे दिया है, क्री दिया है, श्री दिया है, अ दिया है। तो श्री आप लोगों को इसको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, जैसे कि द्वित्व व्यंजन। तो यहाँ पर पुनः, दिल्ली, इलाहाबाद और उत्साह दिया है ना, द्वित्व या द्विगुण। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला है पुनः, सेकंड है इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर बड़ा सा खटकोड़ वाला सा छोटा सा ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, क के क्रम के बाद जो है छ वर्ण आता है। उसके बाद से नेक्स्ट है अज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, ज के नीचे हलंत और इया मिलाते हैं तो अज्ञा बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ दिया है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ब, ज, ह, स। अघोष वर्ण मैंने क्या बताया था? तो जो 1 2 वाले क्रम होते हैं वो अघोष होते हैं। तो च, छ, प, फ, ब ये भी नहीं होगा, ज, ह। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, छोटा स। ओके, उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट दिया है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घ का उच्चारण स्थान जो होता है दोस्तों तो वो होता है आप लोगों का कंठ। क, ख, ग, घ ना, क वर्ण वाले में घ आता है तो ये कंठ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है दोस्तों वो अज्ञा को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये ज के नीचे हलंत प्लस इया से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य हमने बताया था जब भी आप लोग किसी वर्ण का उच्चारण कर रहे होगे जब दांत उसमें उपयोग में आता है, जैसे कि जीभ जो है दांत के पिछले हिस्से पे अगर टच हो रहा है तो वो दंत वर्ण होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हो इसको बोल के, जैसे बोलिए त, तो त बोल रहे हो जब आप लोग तो यहाँ पर आप लोगों का जो जीभ है वो दांत के पिछले वाले हिस्से पर टच हो रहा है। तो इसलिए ये त ही आप लोगों का, सॉरी यहाँ पर दंत्य नहीं है ये पूछा है तो ये तो है। उसके बाद न, द, ट, ये आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है, ये मूर्धन्य हो जाएगा ट। ठीक है, बाकी ये न, द ये सारे आप लोगों के दंत्य वर्ण होंगे। बाकी ये ट नहीं है, ये आप लोगों का जो ट है ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है कौन सा अमानक वर्ण है? तो ख, घ यहाँ पर ये दिया है भक्त वाला और भ। ठीक है, तो यहाँ पर अमानक वर्ण यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट है छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो छ वर्ण जो बनता है दोस्तों वो बनता है आप लोगों का क के नीचे हलंत और खटकोड़ वाले स को मिलाते हैं तो छ वर्ण बनता है। ओके, नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है जैसा कि मैंने पहले बताया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो ट, ठ, ड, ढ, अण। बाकी ठ, ढ, अण आ रहा है, घ नहीं। तो घ जो है क वर्ग का है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो होती है 33। ठीक है, मूलतः 33 होता है लेकिन कुल 39 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर 39 होता तो उसको टिक करते, अगर 33 है तो उसको टिक करते। ठीक है, तो 33 है तो 33 हम लोग टिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा होता है? तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा आ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी पाई वाले व्यंजन का संयुक्त रूप कैसे बनाते हैं? तो पहला है विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर या 2 स्वर लगाकर। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है ओके इस क्वेश्चन का।
उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ दिया है विसर्ग से बना शब्द कौन सा समूह है। ठीक है, तो अधः दिया है, तो यहाँ पर आश्चर्य सूचक चिन्ह है, तो यहाँ पर नी ये वाला आप लोगों का विसर्ग शब्द चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है। तो ए ल क री, तो इसमें से कौन सा वर्ड स्वर है, तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो ए है ये स्वर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो य र ल व मैंने बताया था, तो यहाँ पर यह है, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ओ का उच्चारण स्थान जो है कंठ प्लस ओष्ठ। ओ जब भी आप बोलोगे ओ, तो कंठ से एक तो निकल रहा है आवाज़, बाकी आप लोग अपने होंठ को गोल कर ले रहे हो, दोनों को टच करके गोल कर ले रहे हो, तब ओ निकल रहा है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी ये कंठ ओष्ठ जो है, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो च छ जब आप लोग बोलोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क, यहाँ पर बिंदी, ग नीचे बिंदी, ज नीचे बिंदी, फ नीचे बिंदी। ध्वनियाँ किसकी हैं, तो मैंने बताया था आप लोगों को क्या, तो मैंने बताया था ये जो ध्वनियाँ हैं ये अरबी फारसी की हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट है, यहाँ पर तालव्य व्यंजन क्या होते हैं। तो तालव्य व्यंजन, एक मिनट में इसको हटा दे रहा हूँ। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो तालव्य, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैंने तालव्य व्यंजन क्या बताया था। तो जो तालव्य व्यंजन होते हैं वो होते हैं च वर्ग वाले, जितने भी होते हैं वो तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर च छ ज झ ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टोटल दोस्तों, यहाँ पर टोटल हमने 45 क्वेश्चन करवाए। ठीक है, वर्ड रचना और यहाँ पर विराम चिन्ह से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।